सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में मैं हूं लीना लियास, मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद नहीं है राना साहब, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम फॉर इन्फॉर्मेशन यानी कि फिरदौस आशिक अवान साहब। उनसे जानेंगे बड़ी मुश्किल मिनिस्ट्री है उनके पास, कैसी चल रही है उनके मिनिस्टर्स, इस वक्त जो ओवरऑल पोलिटिकल सिचुएशन है उस हवाले से भी बात करेंगे। समी साहब आप आगाज़ कीजिएगा, उसके बाद आई विल जंप इन। जी बहुत शुक्रिया आपका लीना, और बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस आशिक अवान साहबा का। बहुत मसरूफियत लेकिन वक्त निकाला उन्होंने हमारे लिए, स्टूडियो में तशरीफ़ लाई। बड़ा उनका पुराना ताल्लुक़ है बोल से, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई हमारे पास। मेरा जो पहला सवाल है, नई असाइनमेंट है आपकी और इंफॉर्मेशन के हवाले से जो इस वक्त जो एक परसेप्शन था आपकी आमद से पहले कि गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है वो आवाम को उस तरह उसके बारे में इत्तला नहीं है, मिला आवाम के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, और वो जो गैप था उसका फ़ायदा उठाते हुए अपोजिशन ख़ास तौर पर नून लीग मुख्तलिफ वो इस्तिलाहात इस्तेमाल कर रहे हैं, मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस गवर्नमेंट पर एक प्रोपोगंडा की यलगार है। किस तरह से आपने प्लान किया है सारी सिचुएशन को हैंडल करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरह आपने कहा कि आप लोगों से और इस चैनल से और सहाफ़ी बरदरी से जो मेरा ताल्लुक़ है कोई नया नहीं है, और एक स्टूडेंट लाइफ से एक यूनियन पॉलिटिक्स से स्टार्ट लेके यहाँ तक पहुँचने में जो मराहल थे उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट, सरपरस्ती और गाइडलाइन हासिल रही मुझे सहाफ़ती बरदरी की और आप जैसे सीनियर लोगों की, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के मफाद में और आवाम के मफाद में बात की। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत चैलेंजिंग असाइनमेंट है, ख़ास तौर पे उस वक्त जब हुकूमत मुख्तलिफ़ महाज़ों पे मोर्चा ज़न है और ओवरऑल आवाम की पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा तवक्कुआत लेके आने वाली हुकूमत, और फिर उसी तरह तारीख़ के सबसे ज़्यादा बड़े चैलेंजेस लेके सामने रख के फेस करने वाली हुकूमत जो है उसके सामने एक मुश्किलात का पहाड़ है। लेकिन मेरी वजारत को चूँकि एक पुल का किरदार अदा करना है अवाम और हुकूमत के दरमियान, जो आपने ज़िक्र किया कि वो शायद कम्युनिकेशन उस अंदाज से हो नहीं पाई या हो नहीं पा रही थी, तो उस गैप को असेस करने के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये ज़िम्मेदारी मुझे दी और मैं उनके भी शुक्रगुज़ार हूँ। देखिए ये कोई रॉकेट एंड साइंस नहीं है, इसमें बड़ा क्लियर एक नैरेटिव है कि आपने एज अ गवर्नमेंट अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, आपने अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम जो हैं उनको प्लान करना है, जो आपकी तरजीहात हैं वो तय करनी है, जो आपके पब्लिक इंटरेस्ट में आवाम के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के साथ जुड़े इनिशिएटिव हैं उनको आपने एक प्रॉपर फैला के इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ना है। और जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है उसका काम है कि वो तमाम जो गुड गवर्नेंस और ओवरऑल परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, स्पेशली उसमें इमेज बिल्डिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो 24 घंटों में से 20 घंटे काम कर रहे हैं और मुसलसल इस मुल्क के लिए और इस कौम के लिए तगो-दो में मसरूफ़ अमल हैं। दिन रात उनकी कोशिश है कि इस मुश्किल में फंसी जो कश्ती है, जिस भंवर में फंसी हुई है, मुआशी भंवर में, और ऐसा गिरदाब है मईशत को जो इसने अपने पंजों में जकड़ा हुआ है, उससे निकालने में वो अपना रोल प्ले करें। और दिन रात वो जो एफर्ट्स हैं वो मार्केट नहीं हो पा रही, अनफॉर्चुनेटली कुछ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और फिर डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये दोनों पैरेलल चीज़ें चल रही थी। मेरे आने से मुझे तवक्को है कि जो आप जैसे लोग मेरे सीनियर्स हैं इस फील्ड में, वो मुझे गाइड भी करेंगे और ओवरऑल
मीडिया के अंदर बैठे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा इस वक्त मुश्किलात का शिकार इस हवाले से हैं कि मीडिया इंडस्ट्री के अंदर एक बहरान जन्म लिया हुआ है और हर तरफ एक अफरा तफरी और इंतशार का माहौल है। और हुकूमत जो है वो इन हालात में मीडिया को सपोर्ट करने के लिए, उनको एंगेज करके उन तमाम वर्कर्स और मीडिया मालकान के दरमियान जो एक खलीज है उसको ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करे। और जहां हुकूमत की इमेज बिल्डिंग और मार्केटिंग होनी चाहिए, उनके अच्छे कामों की और अवाम के फलाह बहबूद के मंसूबों की, उसके साथ साथ उन मीडिया मालकान और कारकुनान के दरमियान भी हुकूमत को एक पुल का किरदार अदा करना है। जो अपोजिशन है वो ये कहती है कि जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है जमहूरियत खतरे में आ गई है और इसीलिए उन्होंने प्लान किया कि वो ईद के बाद तहरीक चलाएंगे। क्यों? जमहूरियत खतरे में नहीं आई, असल में करप्शन खतरे में है। असल में वो करप्ट प्रैक्टिसेस खतरे में है, खानदानी और मरूसी सियासत खतरे में है, और जो अदारों को डिक्टेट करके यरगमाल बना के घर की लौंडी समझते हुए डिक्टेशन से इस पाकिस्तान को चला रहे थे, उनकी वो सोच खतरे में है। क्योंकि अब आइन की हुक्मरानी होगी और रूल ऑफ लॉ के तहत इस मुल्क के अदारे चलेंगे और किसी को मेरिट से हट के पाकिस्तान के अवाम के वसाइल को उस तरह से लुटाने की वो दस्तयाबी नहीं होगी। वो तमाम जो ख्वाहिशात हैं वो ख़तरे में हैं, तो जाहिर है जमहूरियत ख़तरे में नज़र आएगी। और जमहूरियत नाम रखा हुआ है लूट खसूट का और चोर बाजारी का, तो जहाँ वो ख़तरे में आती है फौरी तौर पे जमहूरियत को ख़तरा महसूस होने लगता है। तो यही वो चैलेंज है जिसको ओवरकम करने के लिए इमरान खान साहब आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई है, और इसी माइंडसेट को शिकस्त देनी है हमने। ठीक है। अच्छा, एक क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर के बहुत काबीना की मेंबर हैं, आपकी एक्सेस है, सबसे ज़्यादा जो वरी है इमरान खान साहब को, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी असेसमेंट में सबसे ज़्यादा परेशान वो किस वजह से हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी उनको? पहली बात तो ये है कि लीडर जो होता है वो कभी परेशान नहीं होता। लीडर हमेशा होता है और होप को इंटैक्ट रखता है और वो दूसरों को परेशान होने से बचाता है। और अगर लीडर परेशान हो जाएगा तो उसके साथ जुड़ी जो 22 करोड़ आवाम है वो किसी सूरत भी वो परेशानियों के जो ऑलरेडी गर्दाब में उलझी हुई है उनको वो बाहर नहीं निकाल सकता। हाँ, उनके कंसर्न हैं, टारगेट्स हैं उनका जो सबसे पहला जो टारगेट है कि जो वो चाहते हैं कि तरजीह नंबर 1 जो है यहाँ पाकिस्तान में जो इस वक्त महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान जिससे अवाम गुज़र रहे हैं, वो उससे अवाम को बचाने के लिए, निकालने के लिए और इस मुश्किल से निजात दिलाने के लिए सबसे ज़्यादा कोशिश हैं। क्योंकि वो समझते हैं कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, जब बिजली की कीमत बढ़ती है, गैस की कीमत बढ़ती है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे आम पाकिस्तानियों की ज़िंदगी पे पड़ता है। और जो तनख्वाहदार तबका है स्पेशली वो सफोकेट होता है और ये उसके लिए स्पेस कम हो जाती है। तो कोशिश ये वो कर रहे हैं कि जो साबका हुकूमत ने नाकस पॉलिसीज़, गलत तरजीहात और ओवरऑल पाकिस्तान के मफाद की बजाय अपने कारोबारी, ज़ाती और ख़ानदानी मफादात को तरजीह दे के जितने कर्ज़े ले लिए उन कर्ज़ों को वापस करने का वक्त है और उसकी वजह से नए कर्ज़े लेने पड़ रहे हैं। और जिसकी जो हमारी अवाम को रिलीफ देना हमारी तरजीहात में नंबर 1 है, वो तरजीहात हमारी जो है एग्जिस्ट करती हैं लेकिन बजट में स्पेस एग्जिस्ट नहीं करती। तो IMF के पास जाने का वाहिद मकसद ही ये है कि हम अपने अवाम के लिए वो तरजीहात जिनको हम तय करना चाहते हैं, रिलीफ की तरफ जाना चाहते हैं, सपोर्ट देना चाहते हैं, उसकी तरफ हम बढ़ें। और दूसरा, मईशत चूँकि जो डगमगा रही थी उसकी कश्ती, और जिस अंदाज से चूँकि महंगाई की बेसिक वजह ही इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, तो उसको सेटल किया जाए। और आप देख रहे हैं कि ये जो अफरा तफरी थी डॉलर की,
اور रुपए की कीमत कम होने इकोनॉमिक की एक्सपर्ट हैं अभी सेटल हुई है। फिरदौस साहबा वो ये कह रहे हैं कि आने वाला जो माली साल है इसके अंदर जो जीडीपी है उसमें 2% तक कमी होगी। अगर आम लफ्ज़ों में बात करूँ तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट के जो ज़राए हैं वो कम हो जाएंगे और इस तरीके से जो पैसे की कदर है उसमें 20% तक अब तक कमी हुई है। तो ये किस तरीके से सारी चीज़ जनरेट कर पाएंगे? अगर समी साहब आपका भी सवाल है तो बीच में ऐड करते हैं। नहीं बिल्कुल, ये इसी का जवाब देने की बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी भी हुकूमत के ऊपर और आवाम के ऊपर और फिर मुल्क के ऊपर जब इस किस्म के इकनॉमिक चैलेंजेस आते हैं और जो करप्ट प्रैक्टिसेस और एब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी, मिस यूज़ ऑफ पावर और बैड गवर्नेंस के साथ जुड़ी जो माजी की हिस्ट्री है, उसकी वजह से वो कौमें जब इस किस्म के मुआशी बहरान का शिकार हो जाती हैं तो फिर लीडरशिप जो होती है वो डिसीजन करती है इस मुल्क की इकॉनमी को सस्टेन करने के लिए और बैंक दिवालिया होने से बचने के बाद एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पैरेलल प्लान लेके चलती है। आप जो जिसकी तरफ इशारा कर रही हैं वो यकीनन एक हमारा अगले साल का टारगेट है जिसमें आप एक्सपोर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं और ट्रेड को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट जो है उसको हम डिस्करेज कर रहे हैं। तो जब इंपोर्ट मुल्क में कम होती है तो अल्टीमेटली आपका ग्रोथ रेट जो है वो कम होता है। लेकिन इसके बावजूद हमने जो हमारे फिनांस मिनिस्टर और एडवाइज़र हैं हफीज़ शेख साहब, उनकी इकनॉमिक टीम ने एक वे फॉरवर्ड दिया है, एक इकनॉमिक रोड मैप दिया है जिसमें उन्होंने वो तमाम तरजीहात कौम के सामने रखी हैं जिसके मुताबिक आपकी इंडस्ट्री की रिवाइवल की बात हो रही है, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर की मोबिलाइजेशन की बात हो रही है, आपकी इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चराइजेशन को इंश्योर किया जा रहा है, फिर इसके साथ साथ आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उनको एड्रेस करने जा रहे हैं हम। इसके साथ आपका जो ट्रेड डेफिसिट था उसको एड्रेस करके अल्टीमेटली अवाम को वो फायदा जो है लेनी है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद भी सवाल करेंगे, लेकिन जाने जरूर कहना चाहूँगी जब फिरदौस साहब आई तो उनके आते कुछ ऐसी खबरें आना शुरू हो गई, इम्प्लांट कराएंगी या जो भी कराया गया उसमें कहा गया कि जी फिरदौस साहबा जो है वो जाने वाली हैं। ये कौन लोग थे जो इस तरह की खबरें शाया कर रहे थे? जानेंगे फिरदौस साहबा से, लेकिन प्रोग्राम में वक्त छोटे से ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी समी साहब मजीद सवाल करें, आप जाने। जी अच्छा डॉक्टर साहब ये बयान फरमाइए कि ज़ाहिर है बहुत सारे इंसेंटिव भी प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं, गवर्नमेंट दे रही है, ये एक जो 100 अरब रुपए नौजवानों के लिए कर्ज़े, ये किस तरह के नौजवान होंगे जिनको आप कर्ज़े देंगे गवर्नमेंट जो है, और कब तक ये शुरू होगा वो सिलसिला सारा? सभी सब पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 65% जो सेग्रीगेशन वॉल्यूम अगर आप निकालते हैं तो वो यूथ है, और जब हम यूथ की बात करते हैं तो उसमें 52% वुमन यूथ है, और वो वुमन यूथ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। उस बेरोज़गारी की सिचुएशन में हर बंदा सरकारी नौकरी की तलाश में है और हाथ में डिग्रियां लिए पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो धक्के खाते फिर रहे हैं। इस सूरत हाल को महसूस करते हुए उसका अहाता करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो उनकी स्ट्रेंथ है, यूथ जो है वो पीटीआई का वाइटल ह्यूमन रिसोर्स है, और उस ह्यूमन रिसोर्स पे जब तक हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, स्पेंड नहीं करेंगे, तो वो उसको हम एसेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते जो इस वक्त आपके लिए लाइबिलिटी बना हुआ है। तो उस को एसेट बनाने के लिए उस जो कामयाब नौजवान के नाम से स्कीम हुकूमत लेके आई है, उस प्रोग्राम में सबसे पहले जो फोकस ये था कि सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, नौकरी लेने की बजाय, नौकरी मांगने की बजाय वो नौजवान नौकरी आगे देने की पोजीशन में आए, काम करें जिससे नौकरी ज़ाहिर है उसके लिए जब वो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, बिजनेस करेगा तो उसके पास ऑप्शंस होंगे और वो अपनी खुद भी कफालत करेगा, अर्निंग करेगा और कई और ख़ानदानों को साथ लेके चलेगा।
اس میں 2 ٹیئرز رکھے گئے ہیں اس کے. ایک ہے جو جس میں آپ نے 1 سے 5 لاکھ تک کا جو ہے وہ قرضہ بینک سے دینا ہے, اور بینک جو ہے ظاہر ایکویٹی مانگے گا. اب ایکویٹی جو ہوگی آپ کی 6% کے اس پہ آپ نے اس کو پے کرنا ہے جو آپ کا نوجوان ہے, اور باقی جو ہے وہ گورنمنٹ پے کرے گی, اور اس کو ایک سپورٹ دے گی 1 سے 5 لاکھ تک کے ان نوجوانوں کو. یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ 1 سے 5 لاکھ لون ہوگا, اس میں 6% جو ہے ایکویٹی کے طور پہ جس نے وہ لون لینا ہے وہ پے کرے گا. وہ پے کرے گا, ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے وہ الٹیمیٹلی دوسری کیٹیگری ہے جو 5 لاکھ سے 50 لاکھ کی ہے, اس میں 8% اس کا بنے گا ایکویٹی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک بینکنگ سیکٹر کو موبلائز کرنا ہے. اور جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو سمیع صاحب 25% اس پورے ایلوکیٹڈ اماؤنٹ میں 25% کوٹا صرف خواتین کے لیے مختص کیا گیا ہے. یعنی 25 ارب 100 میں سے وہ خواتین ان کی ڈسپرسمنٹ اس پہ ہوگی, اور وہ لون لیں گی اور اپنی کاٹیج انڈسٹری میں جائیں گی. اب یہ چیز کیوں محسوس کی گئی کہ آپ کے سامنے ملائیشیا جو ہے وہ اس وقت نہ اس کے پاس سونے کی کانیں ہیں نہ تیل کے کنویں ہیں, لیکن وہ اس وقت ہانگ کانگ, سنگاپور اور تائیوان جیسے ممالک کی اکانومی کو چیلنج کر رہا ہے اور لیڈ کر رہا ہے ایشیا پیسیفک میں. ریزن اس کے انہوں نے اپنی 100% وومن امپاورمنٹ کی ہے. اور اب جنگیں جو ہیں وہ سمیع صاحب محاذ جنگ پہ نہیں لڑی جانی, اب اکنامک فرنٹ کی وار ہے. جو قومیں اور ملک جو ہیں اکنامک فرنٹ پہ ان کے انڈیکیٹرز بہتر ہوں گے, وہی قومیں جو ہیں وہ دنیا میں لیڈ کریں گی. اسی چیز کو محسوس کرتے ہوئے پرائم منسٹر آف پاکستان نے وومن امپاورمنٹ اسٹریٹجی کے اندر یہ کامیاب نوجوان جو ہے وومن کیپیسٹی بلڈنگ اور ان کو فیسیلیٹیشن کے لیے, چونکہ ہماری جو ہوم بیسڈ ورکرز ہیں, ہماری جو آپ کی کاٹیج انڈسٹری ہے, ڈیری فارمنگ ہے, ایگرو بیس انڈسٹری کے ساتھ جڑی خواتین جو ہیں, ان سب کو ہم ایک میکنزم کے تحت اس مین سٹریمنگ میں لا رہے ہیں اکنامک امپاورمنٹ کی طرف, کہ ان کو ہم معاشی خود مختاری دیں. ان کو آپ نے قانونی خود مختاری دی لیگل ریفارم سے, آپ نے ان کو جب تک معاشی خود مختاری نہیں دیتے وہ فعال کردار اس معاشرے کی حد و خال کو تشکیل دینے میں ادا نہیں کر سکتے. اچھا, ایک بڑا اور ایمبیشیس پلان علینا, اگر آپ اجازت دیں مجھے سوال کرنے کی. ہاؤسنگ پروجیکٹس جو ہیں, عمران خان صاحب نے بہت وسیع پیمانے پر یہ کہا ہے کہ وہ اب بنائیں گے. شہروں کو اوپر ریز کرنے کی اب ضرورت ہے, پھیلانے کی بجائے. یہ جو اپارٹمنٹس یا گھر جو بن رہے ہیں, یہ اس کا کیا کرائٹیریا ہوگا, کن لوگوں کو ملیں گے, اور ان کی جو پیمنٹ ہے حکومت کرے گی, وہ لوگ کریں گے, فری میں ملے گا؟ کیونکہ ماضی میں تو جو بھی ایسی اسکیم آئی ہے, جیسے پیلی ٹیکسی اسکیم تھی یا دوسری تھی, وہ ہم نے دیکھا کہ وہ اس میں بہت زیادہ ایکسپلائٹیشن ہو گئی, بہت غلط چیزوں کے حساب سے وہ پیمنٹ ہو گئی, لوگوں کو وہ چیزیں ملی جس سے اس کے جو نتائج مطلوب تھے وہ نہیں ہمیں ملے. سمیع صاحب دیکھیں, ہمارے سے پہلے جو بھی حکومتیں آئیں انہوں نے لوگوں کو روٹی کپڑا اور مکان کے نام پہ بیوقوف بھی بنایا, اور 70 سال کی دہائی میں یہ بھی ایک ہی نعرہ چل رہا ہے, اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ حقیقت کا روپ نہ دھار سکا. عمران خان صاحب نے پناہ گاہ کے نام سے جو انیشیٹو لیا, وہ لوگ جو فٹ پاتھوں پہ سوتے تھے, وہ لوگ جو سڑک پہ پڑے رہتے تھے, وہ دور دراز سے مزدور کرنے والا محنت کش جو تھا, وہ چھت کی تلاش میں دھکے کھاتا تھا, ان کو پناہ گاہ کے نام سے ایک انیشیٹو لیا. ان کا احساس کرتے ہوئے, ان کے درد اور تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے, وہ ایک ٹیمپریری اکاموڈیشن اور ریزیڈنس ان کو فراہم کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک لانگ ٹرم چھت دینے کا جو پلان تھا کہ ان کا اپنا گھر ہو, اور وہ لوگ بھی, ہر وہ شخص جو اس پاکستان کے اندر رہتا ہے اور پاکستانی شہری ہے, اپنا گھر اس کا حق ہے. اور اسی کمٹمنٹ کے تحت اپنا گھر اتھارٹی قائم کی گئی, اور وہ اپنا گھر ہاؤسنگ اتھارٹی کو وہ تمام جو TORs تھے وہ ڈیفائن کیے, اور بینکس کو اس میں معاونت کے لیے
लाया गया और आसान शराइत पे वो कर्ज़े जो हैं वो उन अफराद तक पहुंचाने के लिए लाएअमल तय हुआ। और आप ने विटनेस किया कि पंजाब के अंदर उसकी हमने ग्वादर के अंदर प्राइम मिनिस्टर ख़ुद गए, बलूचिस्तान के अंदर इस्लामाबाद और दीगर शहरों में आहिस्ता आहिस्ता हर जगह वो सस्ते घर स्कीम जो है वो लॉन्च भी हो रही हैं और उनका बाकायदा आगाज़ हो के वो अपने तकमील के मराहल की तरफ जाएंगी। वर्टिकल इसलिए कि आपने जो हमारा शहरों के अंदर बदकिस्मती से एक रुझान है कि हम हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हमारा फॉर्मेट रहा, उससे क्या हुआ कि आपकी जगह जो है वो तंग होती रही और आपके जो अल्टीमेटली एग्रीकल्चर के लिए थ्रेट बन गया कि जहाँ आबादी फैलती है वहाँ अल्टीमेटली वो जो आपका अजनास पैदा करने वाला इलाका है वो ख़त्म होता है। तो वर्टिकल बिल्डिंग्स का जो कॉन्सेप्ट है कि कम जगह पे ज़्यादा लोगों का क़याम और सस्ते दामों रिहाइश दस्तयाब हो, ताकि वो लोड जो है इकॉनमी पे भी ओवरऑल आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पे जो पॉजिटिव असर पड़े और वो सारी चीजें कंट्रोल हो जाएं, तो हैजर्ड्स जो है उनसे बचा जा सके। अच्छा, एक तो गरीब को घर देने की बात होगी ना सिमी साहब, अगर आप इजाजत दें। दूसरा ये कि बहुत से बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं, लिटरेसी रेट के हवाले से, हेल्थ सेक्टर के हवाले से क्या किया जाएगा फिर? तो देखिए एजुकेशन टॉप प्रायोरिटी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैनिफेस्टो अगर आप उसको देखें तो हेल्थ एजुकेशन जो है वो हमारे मैनिफेस्टो में टॉप एजेंडे पे रही हैं। अभी एजुकेशन डिवॉल्व हो गई 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों को, लेकिन वफाक उससे लाताल्लुक नहीं रह सकता। आपको एक मेन स्ट्रीमिंग करनी है और हमारा स्लोगन था कि दो नहीं एक पाकिस्तान, और उसमें स्पेशली जो यकसा निसाब की बात इमरान खान साहब करते हैं और यकसा निज़ाम तालीम की बात करते हैं, तो उसके लिए एक वे फॉरवर्ड और एजुकेशन पॉलिसी पिछली कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव हुई है। उसके तहत हमें जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जिनकी तादाद तकरीबन 2 करोड़ बनती है, उन बच्चों को वापस स्कूलों में लाना, फिर उसके साथ जुड़े जितने भी मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको इंश्योर करना। इसके जो मदरसा के अंदर पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक प्रॉपर करिकुलम और उसके साथ जुड़ी जो रेगुलेशंस हैं उनको एंडोर्स करना और सपोर्ट करना, और इसके साथ साथ कनेक्टिविटी क्रिएट करना, क्योंकि चारों सूबों के अंदर जो यकसा निज़ाम तालीम है उसको राइज करने के लिए एक मैकेनिज़्म प्लान करना। और फिर हायर एजुकेशन कमीशन, एक तरफ आप प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, दूसरा आपको हाई स्किल एजुकेशन और नॉलेज बेस्ड जो एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हैं उनकी तरफ जाना है। और उसमें यूनिवर्सिटीज़ आपका एक बहुत बड़ा ख्वाब है और उसको इमरान खान की क़यादत में इंशाल्लाह अचीव करेंगे। और हेल्थ चूँकि मेरा सब्जेक्ट है तो हेल्थ रिफॉर्म्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स अगले 2 हफ्तों में एडवाइज़र टू हेल्थ प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कौम को इंगेज करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स और रीस्ट्रक्चराइजेशन के हवाले से एक अहम प्रोग्राम का ऐलान करेंगे और वो हमारे मैनिफेस्टो का एड्रेस करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गया यूके की गवर्नमेंट से इसहाक डार को वापस लाने के लिए। कब तक इसहाक डार साहब को गवर्नमेंट वापस ले आएगी? संजीदा है उनको लाने के लिए? देखिए ये असल में एक ऐसा कह लें कि टोपी ड्रामा था कि कभी आज तक हुआ ऐसा कि किसी मुल्क का सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर मफरूर हो जाए वो भी वज़ीर आज़म के जहाज़ और वो भी प्राइम मिनिस्टर उसको सहूलतकारी करे और अपना जहाज़ दे और वो पब्लिक फंड से मफरूरी इख्तियार करे। ये ऐसे ऐसे अनोखे मजाक पाकिस्तान की मईशत को जो 440 वोल्ट के झटके लगा के नून ली गई है और जिसके आफ्टर शॉक जो हैं अब महंगाई की शक्ल में मुख्तलिफ ओवर जो बिलिंग के अंदर आपको देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा पैसे, ये सारी कारस्तानियाँ इसहाक डार साहब की वो कारनामे हैं।
اور ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ ان اعلیٰ کارکردگی پہ پاکستان آ کے اپنا ایوارڈ وصول کرے، لیکن وہ ایوارڈ لینے کے لیے ججز سے وصول ان کو کریں، ہم نے عدالتوں میں لا کے وصول کرانا ہے، اور اس کے لیے ایک قانونی طریقہ کار تھا، کچھ گیپس تھے، کچھ آپ کی لیگل کمپلیکیشنز تھیں، اس طرح کے معاہدوں سے اب وہ کمپلیکیشن سیٹل ہوئی ہیں۔ اب کسی چور کو، کسی ڈاکو کو برین ملک پناہ نہیں ملے گی، اور وہ جو پاکستان کو لوٹ کے پارکنگ کرتے تھے جا کے مختلف ملکوں میں، اور اس پیسے سے ان ممالک کے اندر پورا سائش آرام دہ زندگیاں گزارتے تھے، اور پھر عوام کے درد کا وہاں جا کے بیانیاں جاری کرتے تھے۔ درد ان کو جب عوام میں ہوتے تھے اس وقت وہ تکلیف کا احساس اور درد نہیں ہوتا تھا، درد کا احساس ادھر جا کے ہوتا ہے جب عوام کو کھوکھلا کر چکے ہوتے ہیں، ان کا لہو چوس چکے ہوتے ہیں، اور ان کے وسائل کو چاٹ چکے ہوتے ہیں، پھر انہیں عوام کی یاد ستاتی ہے۔ اچھا ایک اور بات، مریم نواز صاحبہ پچھلے جب سے وہ دوبارہ ایکٹیو ہوئی ہیں، وہ پرائم منسٹر کو مختلف ناموں سے بلاتی ہیں، کبھی کچھ ٹویٹ میں، کبھی نالائق اعظم، کبھی جعلی اعظم، عجیب و غریب قسم کے۔ کس طرح سے آپ رسپونڈ کریں گے ان کی اس لینگویج کو؟ دیکھیے مریم نواز جو ہیں وہ ان کو، بلکہ میں ان کو مریم صفدر کہوں گی، اور مریم صفدر بی بی جو ہیں وہ بیسیکلی عمران خان صاحب ان کے اوسان پہ چھائے ہوئے ہیں، اصحاب پہ چھائے ہوئے ہیں، اور ان کے اوسان خطا ہوئے ہیں۔ وہ ان کے حسد اور بغض میں آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دیتی ہیں اپنے آپ کو سیاسی طور پہ زندہ رکھنے کے لیے، کیونکہ جو سیاسی مردے ہوتے ہیں ان کو زندہ ہونے کے لیے ایسے الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو چونکہ وہ اس وقت نہ 3 میں نہ 13 میں، تو وہ 3 اور 13 میں نہ ہوتے ہوئے اپنی پریزنس کا احساس لاتی رہتی ہیں، اور اپنے قد سے بڑے الفاظ کا استعمال کرتی ہیں۔ تو کبھی کوئی سیاسی قد اگر ان کا چھوٹا ہے تو وہ اس کو بڑا کرنے کے لیے عمران خان پہ تنقید کر کے اپنا سیاسی قد اس طرح اونچا نہیں ہوگا۔ مریم بی بی آپ کو اپنے سیاسی قد کو اونچا کرنے کے لیے وہ تمام مراحل کو طے کرنا ہے، اور یہ کرپشن سے پہلے جان چھڑانی ہے۔ کرپشن سے ناطہ توڑیں، اور آپ کو کریڈیبلٹی اور فیس ویلیو کی بیس پہ آپ کا قد اونچا ہوگا۔ کرپشن کے سمندر میں غوطے کھاتے ہوئے اور ہچکولے لیتے ہوئے آپ عمران خان پہ انگلیاں اٹھاتی اچھا نہیں، زیب نہیں دیتا آپ کو، اور مناسب نہیں ہے۔ آپ ایک خاتون ہیں اور آپ ایسی گفتگو کرتی ہیں کہ پھر ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی ان الفاظ کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے ابا حضور گاڑی استعمال کرتے ہیں تو بہت ہے، لیکن عمران خان صاحب اگر ہیلی کاپٹر استعمال کر لیں تو کوئی کچھ کہتا نہیں ہے۔ خیر میں چاہ رہی تھی کہ آپ کا اس پہ کامنٹ لوں، لیکن مجھے کہا جا رہا ہے ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ ہم تینوں کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔